Hello students, welcome to Growth Up Classes. My name is Aditi Jain and I am your physics teacher. तो हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है फ्रिक्शन, इस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने वाली वीडियो काफ़ी अच्छे से देखी होगी, उससे अच्छे से पढ़ाई करी होगी, नोट्स बनाए होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या याद है। जो आप लोगों ने फ्रिक्शन वाली फर्स्ट वीडियो में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद है, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ ये टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अच्छे से बताइएगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए अब जल्दी से आप लोग ये बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी ये बताया है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखा है, समझा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही लगता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही लगता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने फिर ये देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, किस किस चीज़ों की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था इंटरलॉकिंग की वजह से। अच्छा, इंटरलॉकिंग कैसे होती है? इंटरलॉकिंग आपकी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है किस पर? रफनेस और स्मूथनेस पर। यानी कि मेन आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका सरफेस की रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। जो भी ऑब्जेक्ट आपकी ज़्यादा रफ है, जिसका सरफेस ज़्यादा रफ होता है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ज़्यादा लगता है। और जो सरफेस आपकी स्मूथ होती है, यानी कि स्मूथ सरफेसेस पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगता है? कम लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ये सोच सकते हैं कि आप एक रोड पर चल रहे हैं, तो क्या आप आराम से चल लेंगे? बताइए, क्या आप आराम से चल लेंगे रोड पर? बिल्कुल मैम, हम लोग रोड पर तो आराम से चल ही लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, अपने जो व्हीकल्स हैं वो भी हम लोग अच्छे से चला लेते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि रोड के बजाय आप लोगों को आइस पर चलना है, यानी कि बर्फ़ पर चलना है, तो क्या आप चल पाएंगे? अरे नहीं मैम, बर्फ़ पर कैसे चल पाएंगे, वो तो स्मूथ हो जाएगी, उस पर तो हम लोग स्लिप हो जाएंगे। तो स्लिप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब आपका स्मूथ सरफेस हो जा रहा है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी लग नहीं पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे अच्छे के लिए भी है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग बैलेंस करके अपनी बॉडी को चल नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स चला गया ना बच्चों, तो हम लोग जैसे नॉर्मली चल पाते हैं वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे मोशन को बैलेंस करता है। क्लियर? रोड पर अगर हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं, अपनी साइकिल वगैरह सब चला पा रहे हैं, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स का भी रोल होता है उसमें। सरफेस रफ है और रफ सरफेस की वजह से ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स आया। अब एग्जांपल में आप यही देख लीजिए कि बर्फ पे हम लोग नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जा रहा है। अच्छा मैम, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जा रहा है तो वो तो अच्छे के लिए हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जा रहा है मतलब हमारा मोशन भी अब अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। तो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा था इंटरलॉकिंग। फर्स्ट क्या था आपका? इंटरलॉकिंग। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपकी कैसी ऑब्जेक्ट है? रफ ऑब्जेक्ट है। वो आपकी कैसी ऑब्जेक्ट है बच्चों? रफ ऑब्जेक्ट है। तो रफ ऑब्जेक्ट के बीच में, रफ सरफेसेस के बीच में, कैसे सरफेस के बीच में? रफ सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। कैसे? कुछ इस तरीके से देखिए। अच्छा, इतना रफ आपको दिखता नहीं है, वो हम लोग नॉर्मली जब हम लोग जैसे हमारी ज़मीन है वो हम लोग को बिल्कुल चिकनी चिकनी दिखती है, टाइल्स वाले जो होता है वो एकदम चिकना दिखता है, स्मूथ स्मूथ दिखता है। ठीक, तो उसमें हम लोगों को ये रफनेस दिखती नहीं है। ये हम लोग जब डिटेल में उसको देखते हैं, एक्सपैंड करके देखा जाता है जब व्यू को, तब हम लोगों को ये रफनेस नज़र आती है। और जो दूसरा सरफेस है, जो दूसरा सरफेस कांटेक्ट में है, वो भी कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो छोटे छोटे जो पहाड़ जैसे हैं, इनने क्या कर लिया है? दूसरी वाली सरफेस को लॉक कर लिया है। क्या कर लिया है बच्चों? दूसरी वाली सरफेस को लॉक कर लिया है। इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। जैसे ही ये इंटरलॉकिंग हो जाती है दो सरफेसेस के बीच में, तो वहाँ क्या होता है? सरफेस रुक
रुकने लगती है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या हो जाता है, वो रुकने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करने लगता है। अच्छा अब ये बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आपके मोशन के डायरेक्शन में होती है या फिर आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है? जल्दी से बताइए। ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स होता है, रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। रफ पर ज़्यादा लगता है, स्मूथ पर कम लगता है। तो अब जल्दी से आप लोग ये भी बताइए कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है? क्या वो हमारे मोशन के डायरेक्शन में लगता है या फिर वो हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है? मैम फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारे मोशन को अपोज करता है ना, और अपोज करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। कोई भी फोर्स अगर आपके मोशन को अपोज कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आपकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इट मीन्स कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, जैसे कि आपका मोशन अगर राइट साइड है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया? हम लोगों ने कॉज ऑफ फ्रिक्शन देखे थे। अच्छा हम लोगों ने उसमें फर्स्ट एक नोट पढ़ा था, वो नोट क्या था मैम? वो नोट ये था कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमारे कांटेक्ट में आने वाले एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि अगर कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है दो सरफेसेस के बीच में, और अगर ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है दो सरफेसेस के बीच में, वो हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। जितना आपका कम सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आने पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उतना ही आपका ज़्यादा एरिया के कांटेक्ट में आने पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर? हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपका नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा अब ये बताइए कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जल्दी बताइए, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? याद करिए, एक बुक रखी थी टेबल के ऊपर, वो फोर्स लगा रही थी, याद आया? यानी कि ये आपकी टेबल हो गई। क्या है ये आपकी टेबल, इसके ऊपर रखी हुई है ये बुक, बड़ी सी मोटी सी बुक रखी हुई है। ठीक है, अब ये जो बुक का वेट है ना, वो क्या कर रहा है? वो आपकी टेबल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेट। ठीक, तो जो टेबल है वो भी बुक पर फोर्स अप्लाई करेगी ना, तो वो जो फोर्स अप्लाई करती है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं बच्चों? नॉर्मल फोर्स। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपके नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका क्या कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, पूरा रिविजन हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। इसमें बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है आपके क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट 2। क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो आपको सारी चीज़ें इसलिए रिवाइज कराई गई हैं क्योंकि अगर आपको फर्स्ट वाली सारी चीज़ें, फर्स्ट वीडियो की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तभी आप लोग सेकेंड पढ़ पाएंगे। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया, फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिए, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के टाइप्स भी होंगे। कितने टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं हमारे? 1 2 3 एंड 4। 4 टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? फ्रिक्शनल फोर्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, एक बार फिर से सभी नामों को अच्छे से पढ़िए, कुछ तो नाम पढ़ के ही समझ आ जाएंगे कि क्या होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट वर्ड क्या नजर आ रहा है आप लोगों को?
स्टैटिक, किसी भी चीज को हम लोग स्टैटिक कब कहेंगे बताइए? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी स्टैटिक पोजीशन में कब होती है और डायनेमिक पोजीशन में कब होती है? जल्दी बताइए बच्चों, स्टैटिक पोजीशन और डायनेमिक पोजीशन। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टैटिक पोजीशन वो पोजीशन होती है जब आपकी ऑब्जेक्ट किसमें होती है? रेस्ट पर होती है। यानी कि स्टैटिक पोजीशन मतलब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब रुकी हुई है, उसी पोजीशन को आपको कौन सी पोजीशन कहते हैं? स्टैटिक। या फिर अब हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन तो समझ आ गया, ठीक। अब फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी स्टैटिक पोजीशन में ही रहे, ठीक है, रुकी है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे, ठीक। तो ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है ये बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड क्या है बच्चों? सेकेंड है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों? सेकेंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैम लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हमारे फ्रिक्शन को लिमिट कर दे, मतलब कि जो हमारे फ्रिक्शन को बिल्कुल रोक दे, लिमिट कर दे कि हाँ इससे ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आपका कौन सा फ्रिक्शन है? देखिए, थर्ड है आपका स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन। अच्छा, हम लोगों ने स्टैटिक वर्ड को अच्छे से समझ लिया, क्लियरली हम लोग को पता चल गया स्टैटिक्स के बारे में। अब ये बताइए कि डायनामिक क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, डायनामिक क्या हो जाएगा? कभी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डायनामिक कब बोल सकते हैं? मैम हम लोग डायनामिक मोशन, कैसा मोशन? जब हम लोग जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रही है? चेंज कर रही है। इट मीन्स वो कैसी पोजीशन में है? वो डायनामिक पोजीशन में है। स्टैटिक मतलब जैसी है, रुकी है तो रुकी है, ठीक, चल रही है तो चल रही है, दैट इज स्टैटिक। एंड डायनामिक इज वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करे, दैट इज डायनामिक। अच्छा, ऐसा हो कब सकता है? ऐसा हो सकता है स्लाइडिंग में। स्लाइडिंग में, अच्छा सब लोगों ने बॉल झूले तो झूले होंगे ना, जो स्लाइड करने वाले झूले होते हैं। क्या होता है, हम लोग जब ऊपर चढ़ के जाते हैं फिर ऐसे कुछ बना होता है, तो हम लोग उसमें फर्स्ट पोजीशन हमारी ये थी, यहाँ पर बैठे और स्लाइड करके कहाँ आ गए? नीचे आ गए, यानी कि फाइनल अपनी पोजीशन पे आ गए। तो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। लास्ट आपका कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों? रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन हम लोग कैसे समझ सकते हैं? स्लाइड वाला तो हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, रोलिंग हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जल्दी बताइए, रोलिंग कैसे समझ सकते हैं? जो आप एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल को कुछ इस तरीके से रिलीज करिएगा, तो वो जिस तरीके से जाएगी ना, यानी बॉल जिस तरह से मूव कर रही है, दैट इज रोलिंग। क्या होता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट का रोल कर करके जाना, मतलब इस पोजीशन में ये अपनी जो जगह है, जो पोजीशन है, उसको तो चेंज करती ही करती है, साथ में रोल करते हुए चेंज करती। मतलब स्लाइड में क्या ऐसा होता है कि स्लाइड में हम लोग ऊपर से नीचे खिसके और हम लोग रोल करते हुए आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या करते आते हैं? हम लोग स्लाइड करते हुए आते हैं। अच्छा, रोल कैसे? जैसे ये आपका एक सरफेस है, इस पर आपकी एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, आपने इसको रिलीज किया, यहाँ से गई तो ये कुछ इस तरीके से मूव होती है, यानी कि जैसे ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ पोजीशन। जैसे ही ये रोल करेगी कुछ इस तरीके से घूमेगी, हाथ को देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से घूमेगी, जैसे ही ऐसे घूमी तो इसका जो फर्स्ट पोजीशन है जो कि यहाँ पर थी वो अब यहाँ आ जाएगी, सेकेंड जो यहाँ था वो नीचे आ जाएगा, थर्ड जो नीचे था वो आपका इस साइड चला जाएगा, एंड द फोर्थ वन इज सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया? इसने रोल किया है। अब अगर हम लोग एक और पोजीशन देखेंगे रोल वाली,
आप एक और जब पोजीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, अब ये जो फोर्थ नंबर है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट वाले की प्लेस पर, जगह चेंज हो रही है ना, तो या फिर फर्स्ट वाले को ही देखिए, फर्स्ट वाला पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट इधर आ गया, अब इसके बाद कहाँ रोल कर रही है, ऐसे हाथ देखिएगा, रोल इस तरीके से कर रही है, यानी कि राइट साइड में रोल करते हुए जा रही है, तो अब इसका जो 1 पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, 2 जो नीचे है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, थर्ड पॉइंट आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एंड द लास्ट वन फोर्थ पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, राइट साइड। तो ये क्या कर रही है, बॉल आपकी कर रही है रोलिंग, क्या कर रही है बच्चों, बॉल आपकी रोल कर रही है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्लाइडिंग और रोलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्लाइडिंग में हम लोग स्लाइड करते हुए आते हैं, अपनी बार बार जो अपना वो है पोजीशन, उसको रोल यानी कि कुछ लुढ़कते हुए नहीं आते हैं, ठीक है। और स्लाइड में सिंपली हम लोग स्लाइड करेंगे, और रोलिंग में रोल भी करते हैं, ठीक। तो आपके 4 टाइप्स हो गए फ्रिक्शन के। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं बच्चों फ्रिक्शन के, फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड इज, जल्दी बताइए, सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, और डेफिनेशन से हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, क्लियर। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इमिट्स, क्या है बच्चों डेफिनेशन, द फ्रिक्शन दैट इमिट्स, या फिर एग्जिट्स नहीं, इमिट्स, the friction that emits between the two surfaces in contact when there is no relative motion between them is called static friction। अभी हम लोगों ने समझा था कि स्टैटिक का मतलब ही क्या हो जाएगा, स्टैटिक पोजीशन आपकी वो पोजीशन होती है जिसमें कि क्या होगा, आपका मोशन नहीं होता है। स्टैटिक पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है बच्चों, जिसमें कि आपका मोशन नहीं हो रहा होता है, क्लियर। तो वो क्या किस पोजीशन में आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट, वो हमारी स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है, ठीक। देखिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन दैट इमिट्स बिटवीन द टू सरफेसेस। अच्छा, फ्रिक्शन तो सबको पता ही है, फ्रिक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब आपकी दो सरफेसेस हैं, और दो सरफेसेस कैसे हैं, कांटेक्ट में है। किसमें है बच्चों, दो सरफेसेस आपकी कांटेक्ट में है, ठीक। आगे देखिए, इन कांटेक्ट बिटवीन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन हम लोगों ने फर्स्ट वाली अपनी वीडियो में समझा था, वन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है उसको बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जो दो सरफेसेस हैं, दोनों ही सरफेस आपकी कांटेक्ट में होंगी होंगी कि नहीं होंगी, अगर जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तभी तो हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे। यानी कि दो सरफेस आपकी कांटेक्ट में है और दोनों में से किसी भी सरफेस या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, दोनों में से किसी में भी मोशन नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन, या फिर उस जगह पर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। 4 टाइप के पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से, स्टैटिक, डायनामिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। तो अगर दोनों में से किसी में भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो कैसी पोजीशन में है, या फिर उनमें कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उनके बीच में लग रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, हम लोग अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, मतलब कि फ्रिक्शन का ही जो हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सा आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, किस कंडीशन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, किस में आपका रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। इन सब में हम लोग उन मोशंस या बारे में या फिर उन
फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे उनको। क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन come into play when one body just slides upon another body is called limiting friction। ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन का आना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है आपका? जरूरी है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में देख रहे थे। तो उससे पहले क्या होना चाहिए? हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि कब आपके, यानी कि किस कंडीशन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग तो फ्रिक्शन ही फोर्स रहा है ना, रोकने का ही तो काम कर रहा है, पर स्टैटिक कब लग रहा है? देखिए, अच्छा इमेजिन करिए एक आपके घर में बड़ी सी अलमारी है, बहुत बड़ी सी, ठीक, या फिर कोई बहुत बड़ा सा बॉक्स है, काफी हैवी है, या फिर बेड, बेड तो होगा ना सबके घर में, ठीक। आप हैं छोटे से, आपने क्या किया? आपने उस बेड पर बहुत सारा फोर्स लगाया, या फिर उस बड़े से बॉक्स पर आपने बहुत सारा फोर्स लगाया। अब एक बात बताइए, आप अकेले उसको धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो क्या आपका बेड मूव करेगा? क्या आपका जो बॉक्स आपने एग्जांपल लिया है, ये काफी हैवी बॉक्स है, इसको आप धक्का दे रहे हैं, यानी कि आप राइट साइड से इसको पुश करे जा रहे हैं। कितने फोर्स से? 10 न्यूटन के फोर्स से आप इस पर फोर्स अप्लाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो क्या होगा? क्या आपका जो बेड है या फिर जो हैवी बॉक्स है, क्या वो हिलने लगेगा? बताइए, क्या वो चलने लगेगा या फिर मूव करने लगेगा अपनी जगह से? नहीं। यानी कि उस टाइम पर जो आपकी सरफेस, यानी आपकी जो जमीन और बेड के या बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले मोशन को पूरी तरीके से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, और अपोज करने की वजह से जो हमारा मोशन है या फिर जो बॉडी की प्लेस है वन प्लेस टू अनदर, वो चेंज नहीं हो पा रही है। जैसी आपकी ऑब्जेक्ट जहां पर रखी हुई है, वो ऑब्जेक्ट वैसी की वैसी वहीं पर रखी रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब आपकी ऑब्जेक्ट, आप एक ऐसी हैवी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से जो मोशन है ऑब्जेक्ट में वो नहीं हो पा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आपकी स्टैटिक पोजीशन पे है और उसी में ही रहेगी, तो उस टाइम पर जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड क्या होता है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, फिर द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, यानी कि आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब आती है व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड्स अपॉन अनदर बॉडी। यानी कि अभी आपने क्या किया है? आप एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, पुश करे जा रहे हैं, पर जैसे ही वो स्लाइड कर, मतलब जैसे ही वो अपनी जगह से हिली, ठीक, जैसे ही वो क्या करी, when one body just slide upon another body, एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर जैसे ही स्लाइड करेगी, so that is called limiting friction। that is called limiting friction। अब आप ये समझिए कैसे ऐसा हुआ। यानी कि अब आपके घर में थोड़ी, मतलब नॉर्मल सी एक टेबल है, ठीक, आपने उस पर फोर्स लगाया, वो मूव नहीं करी, ठीक है, यानी कि अभी आपने उस पर फोर्स लगाया पर वो मूव नहीं करी, आप क्या करेंगे? आप और तेजी से फोर्स लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं? जब आपके फोर्स लगाने की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिली है, तो आप क्या करते हैं? आप उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं, आप उस पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक। तो आपने जैसे ही उस पर ज्यादा फोर्स लगाई, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी वाली ऑब्जेक्ट पर क्या करेगी? स्लाइड। जैसे ही वो स्लाइड करेगी, वैसे वहां आपका कौन सा फ्रिक्शन आएगा बच्चों? वहां आएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये कैसे आया? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम है,
देखिए द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने जो हाईएस्ट मतलब बहुत ज्यादा जो मैक्सिमम फोर्स लगाया है, उसी फोर्स को कौन सा फोर्स कहेंगे बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? द फ्रिक्शन that exists between the two surfaces in contact when there is no relative motion, यानी अभी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। लिमिटिंग में क्या हुआ? लिमिटिंग में हम लोगों ने जैसे ही द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई किया, कम इनटू प्ले, जैसे ही हमारा मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जस्ट स्लाइड करती ही है, वहां आपका कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है बच्चों? वहां आ जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड क्या है आपका? थर्ड है स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बच्चों? स्लाइडिंग और डायनामिक फ्रिक्शन। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। When two bodies are sliding upon one another, यानी कि जब दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। A uniform speed is called dynamic with a uniform speed, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, स्लाइड करने का तो मतलब आपको समझ आ रहा है ना? स्लाइड करती है, फिसलती है। क्या करती है? जैसे ही फिसलती है, देन दैट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में जो भी फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों? वो फ्रिक्शन होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझते हैं। When two bodies are sliding upon one another, यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पर स्लाइड करती है विद वन अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड के साथ स्लाइड कर रही है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्लाइड करनी। अच्छा यहाँ पर एक वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड आ गया? यूनिफॉर्म स्पीड। जल्दी बताइए, कौन बताएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? अच्छा आपने स्पीड का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताइए स्पीड का, जल्दी से बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैम स्पीड का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मतलब कि हर काम हम लोग टाइम के साथ साथ ही तो करते हैं, तो टाइम के साथ साथ आपने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है? हम लोग कैसे कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की या फिर इस बाइक की स्पीड ज्यादा है, इस वाली बाइक की स्पीड कम है? कैसे बोल पाते हैं बताइए? हम लोग ऐसे बोल पाते हैं कि हम लोग टाइम देखते हैं कि 1 मिनट में इस कार ने या फिर इस वाली बाइक ने 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो है आपकी 10 मीटर। ठीक है? जो फर्स्ट बाइक है उसने 1 मिनट में, या फिर हम लोग 1 सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो 1 सेकेंड में आपकी जो बाइक है उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी है 5 मीटर। कितनी करी है बच्चों? 5 मीटर। ठीक? और जो दूसरी बाइक नंबर 2 है उसने 1 सेकेंड में आपकी जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो करी है 3 मीटर। अब आप अपने दिमाग से बताइए कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी? एक बाइक ने 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है और एक बाइक ने 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अब आप ये बताइए कि कौन सी बाइक ज्यादा तेजी से जा रही है, यानी किस बाइक की स्पीड ज्यादा है? तो आपको सबको समझ आ रहा होगा कि जिस बाइक ने, यानी कि फर्स्ट वाली बाइक ने 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस, यानी कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी उसकी स्पीड तो ज्यादा ही होगी ना। ठीक? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। ठीक है? इस तरीके से हम लोग क्या समझते हैं? स्पीड समझते हैं। अच्छा अब ये बताइए
कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। ठीक, हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ने के बाद टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है कि मान लीजिए हमारी ये ऑब्जेक्ट है और इसकी कुछ पोजीशंस हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है वो करी है 3 मीटर। यहाँ पर भी 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है 3 मीटर। यहाँ भी 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है 3 मीटर। यानी कि टाइम के साथ साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है हर जगह, हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस कैसी ट्रेवल हो रही है, बिल्कुल सेम। 1 सेकेंड में 3 मीटर ही हो रही है, 3 से ज़्यादा नहीं हो रही है। इट मीन्स जो हमारी कार है वो किस स्पीड से चल रही है, वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। कौन सी स्पीड से चल रही है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन टू बॉडीज आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो सबको समझ आ गया होगा ना, यूनिफॉर्म स्पीड। यस मैम, यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर। टाइम के साथ साथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो। ठीक, तो हम लोग वहां पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड करते हैं ना, स्लाइड वाला झूला देखा होगा सब लोगों ने, झूला भी होगा। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, लास्ट लास्ट हमारा कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन experienced by a body, the friction that experienced by a body when it is made to move over bodies like roller or a wheeler, like a roller or wheel, it is called rolling friction। ठीक है, अच्छा सब लोगों ने व्हील तो देखा होगा, साइकिल का व्हील, किसी भी बाइक का व्हील कैसे चलता है। जो व्हील्स होते हैं, पहिए जो होते हैं, वो आपके आगे भी बढ़ते हैं, यानी कि आगे भी बढ़ते हैं, अपनी पोजीशन भी चेंज करते हैं, प्लस रोल भी करते जाते हैं। रोल इस तरीके से रोल भी हो रहे हैं और ऐसे रोल होते होते आगे भी जा रहे हैं। ठीक, रोल भी हो रहे हैं और आगे भी जा रहे हैं। देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कोई भी बॉडी तभी एक्सपीरियंस कर सकती है when it is made to move over bodies like roller, जो कि रोलर की तरह मूव करती हैं। कैसे, रोलर या फिर किसी भी व्हील या फिर किसी भी पहिए की तरह मूव करती हैं, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। उसको हम लोग कौन सी फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर उस टाइम लगता है रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर, रोल तो सबको पता ही होगा ना, कार के पहिए, साइकिल के पहिए, जो आपकी बॉल है, फुटबॉल है, जब आप उसको किक करेंगे, मान लीजिए बहुत तेज नहीं, बहुत तेज तो करेंगे तोड़ के चली जाएगी, बहुत तेज नहीं, आप धीरे से जब उसको किक करेंगे तब वो उसका जिस तरीके का पाथ होगा वो आगे भी बढ़ेगी, प्लस वो रोल 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 करेगी। तो इस कंडीशन में या फिर इस फिनोमिनन को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। सरफेस पर ही तो रोल करती है, देन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, देन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो आपका नोट है छोटा सा, आपको इसको अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है आपका, इसमें है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन में यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में है
तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन आपका सबसे ज़्यादा होता है। कैसे? हमने बताया था, आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को जब मूव करवाएंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे और फिर भी वो ऑब्जेक्ट इधर उधर नहीं हो रही है, इट मीन्स उस कंडीशन में जो इंटरलॉकिंग हो गई है दो सरफेसेस के बीच में, जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है, वो क्या हो गई है? सबसे ज़्यादा हो गई है। क्या हो गई बच्चों? सबसे ज़्यादा हो गई है। क्यों? हैवी हो गया है ना, बताइए, हैवी हो गया है ना, इसीलिए। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्लाइड वाला। ठीक, मान लीजिए जमीन में कुछ चटाई वगैरह कुछ डली हुई है, ठीक, कपड़ा डला हुआ है, कुछ भी डला हुआ है, ठीक, अभी वो खाली है, बिल्कुल खाली, उस पर कुछ भी नहीं रखा हुआ है, या फिर नॉर्मली सी छोटी छोटी चीजें लाइक बॉटल, पानी की बॉटल, वो भी खाली ऐसे ही रखी हुई है, ठीक। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें एक पूरा इंसान, बड़ा सा इंसान है, एक बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा, घर का कोई बड़ा मेंबर हो, ठीक, तो वो लेटे हुए हैं, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए आप कि कौन से कपड़े को खिसकाना, मतलब कि ये दो हैं आपके पास, आप यहाँ से इसको खिसकाएंगे तो किसको खिसकाना आसान होगा? ये बताइए, किसको स्लाइड कराना आसान होगा? मैम ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि जिसमें कम चीज़ें रखी हुई है उसको हम लोग आराम आराम से खिसका सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। पर जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं, कोई बड़ा सा कोई बड़ा जंस हो रहा है घर का, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा? उसको खिसकाना या स्लाइड कराना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि अभी एक बॉक्स है, सिंपल एक खाली बॉक्स है, ठीक, कार्डबोर्ड का एक खाली बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, और दूसरे कंडीशन में उसी बॉक्स में काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है, काफी सारा सामान रखा हुआ है, घर का काफी भारी भरकम सा सामान रखा हुआ है। तो आप किस कंडीशन में आप उस बॉक्स को अच्छे से स्लाइड करा पाएंगे? जल्दी बताइए, किस कंडीशन में करा पाएंगे? मैम हम लोग उस कंडीशन में करा पाएंगे जब वो बॉक्स क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इट मीन्स जब वो बॉक्स खाली है तभी हम लोग उसमें अच्छे से फोर्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े वाला जो बॉक्स है जिसमें काफी ऑब्जेक्ट, काफी चीजें रखी हुई है, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इन सब में लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग से फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर हो गया? तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर उसके बाद आपका क्या आता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक के बाद स्लाइडिंग की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन जो फोर्स है वो सबसे कम, ठीक, सबसे कम लग रहा है आपका। लास्ट देखिए, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के बीच में हम लोगों ने क्या बनाया है? ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ को समझते हैं सबसे पहले। ये देखिए, इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, ये है हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पर वो ले रहे हैं जो कि फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है या फिर अप्लाइड फोर्स, और वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं? फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। क्या ले रहे हैं बच्चों? फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन। कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है? देखिए, ये आपका एक ग्राफ बड़ा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब हम हैवी से बॉक्स को धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों ने थोड़ा कम फोर्स लगाया, फिर थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे ही सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन आ गया बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ही हम लोगों ने अपने फोर्स में सबसे ज्यादा वैल्यू अप्लाई करी तो क्या हो जाएगा? बॉक्स मूव करेगा, करेगा ना। तो वही जो मैक्सिमम हम लोगों ने वैल्यू अप्लाई करी है वही हमारा कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
अब जैसे ही बॉक्स चलने लगा है उसके बाद क्या है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है रोल। क्या हो रहा है बच्चों, इस कंडीशन में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने अप्लाई किया है फोर्स, और वो क्या हो रही है, रोल हो रही है। क्या हो रही है, रोल, यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शन, स्लाइड हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, स्लाइड हो रही है। तो हमारे पास जो ये वाली हाइट है, कौन सी, जो ई और डी वाली हाइट है, ये आपका क्या बताती है, ये आपका बता रही है मैग्नीट्यूड ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, यानी कि आपने कितनी ज्यादा वैल्यू से डायनामिक फ्रिक्शन अप्लाई किया है, ठीक। और ये वाली जो हाइट है बी सी, वो क्या बता रही है, ये बता रही है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाने के लिए जितनी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करी है, वही क्या होती है, वही मैग्नीट्यूड होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन का। देख लीजिए, द रीजन ए बी इन द ग्राफ शोज द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ए बी है, ये वाला जो रीजन है इतना, ये आपको किसको क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को। नेक्स्ट BC shows the magnitude of limiting friction, यानी ये वाली जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है magnitude of limiting friction को। And the last one is DE shows the magnitude of dynamic friction. DE ये वाली लाइन शो कर रही है magnitude of डायनामिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू अपने फ्रिक्शंस को समझेंगे, ठीक। मतलब एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने और आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। तो अच्छे से आप अपना वर्क कंप्लीट करिएगा, सारी क्लासेस अच्छे से समझिएगा और अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए।